प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस के सफल दौरे के बाद स्वदेश रवाना होने से पहले एथेंस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, आज दुनिया के सामने तेजी से बदल रही भारत की भूमिका। भारत और ग्रीस बने रणनीतिक साझेदार। एथेंस में पीएम मोदी और ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस ने द्विपक्षीय वार्ता में किया फैसला। पीएम को मिला ग्रीस का प्रतिष्ठित सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के निगरानी और नियंत्रण नेटवर्क का करेंगे दौरा। चंद्रयान 3 मिशन टीम से मिलकर देंगे बधाई। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक तय की 8 मीटर की दूरी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का होगा विस्तार। सीएम चौहान ने राज्यपाल गंगूभाई पटेल से मिलकर सौंपी मंत्रियों की सूची। तीसरी बार होगा कैबिनेट विस्तार। केरल के वायनाड में जीप के खाई में गिरने से 9 महिलाओं की मौत, चालक समेत 4 अन्य लोग हुए घायल। केरल सीएम ने घटना पर जताया दुख। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं आएंगे भारत। रूस ने की औपचारिक घोषणा। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक के फाइनल में बनाई जगह। 88.77 मीटर थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए भी किया क्वालिफाई। रविवार को होने के वाले फाइनल के लिए डीपी मनु और किशोर जैना ने भी किया क्वालिफाई। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे एचएस प्रणॉय। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसेन को 13-21, 21-15, 21-16 से दी मात। प्रणॉय का प्रतियोगिता में एक पदक पक्का। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के अपने 2 देशों के सफल दौरे के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। अपने दौरे के पहले चरण में पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्होंने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद वो दूसरे चरण में ग्रीस पहुंचे। ग्रीस की यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। ग्रीस से स्वदेश रवाना होने से पहले एथेंस में भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे। पूरा हॉल भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपने परिवारजनों से मिलने उनके बीच आए हैं। चंद्रयान 3 और दक्षिण ध्रुव पर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग को उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया से लेकर दुनिया के कोने कोने से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। ढेर सारी बधाई आपको भी मिल रही है ना, हर हिंदुस्तानी को मिल रही है। पूरा सोशल मीडिया बधाई संदेशों से भरा हुआ है। जब सफलता इतनी बड़ी हो तो सफलता, उसका उत्साह ये भी लगातार बना रहता है। आपके चेहरे भी बता रहे हैं, दुनिया में कहीं भी रहे लेकिन आपके दिल में धड़कता है भारत। आपके दिल में धड़कता है, आपके दिल में धड़कता है, आपके दिल में धड़कता है।
उन्होंने ग्रीस की पुरातन सभ्यता और भारतीय सभ्यता को जीवंत बताया। साथ ही काशी और वडनगर को पुरातन जीवंत शहरों में से एक करार दिया। उन्होंने कहा कि जब वो काशी से सांसद हैं और वडनगर उनका जन्म स्थान है, तब एथेंस आना भावना से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने विश्व बंधुत्व और मानवता को सर्वोपरि रखने वाली भारतीय सभ्यता को एक विशेष पहचान बताया। भारतीय सभ्यता की पहचान विश्व को जोड़ने की रही है। इस भावना को हमारे गुरुओं ने सबसे ज्यादा सशक्त किया है। गुरु नानक देव जी का विश्व भ्रमण, जिसको हम उदासियों के रूप में जानते हैं, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि वो मानवता को जोड़ें, इंसानियत का भला करें। गुरु नानक देव जी ने ग्रीस में भी अनेक स्थानों की यात्रा की थी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड काल के दौरान विश्व में सेवा की मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि भारतीय भी दुनिया में जहां भी रहते हैं वहां घुल मिलकर रहते हैं, मेहनत करते हैं। भारत की विकास यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि आज अपने दम पर, अपने विज्ञान और स्टार्टअप की बदौलत भारत चौतरफा विकास कर रहा है। आज का भारत अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन के दम पर दुनिया में छा रहा है। 2014 के बाद से भारत में 25 लाख किलोमीटर, यह आंकड़ा जरा बड़ा लगेगा आपको, 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और ये 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है, ये धरती और चंद्रमा के बीच जितनी दूरी है उससे भी 6 गुना ज्यादा है। भारत आज दुनिया का वो देश है जिसने रिकॉर्ड समय में 700 से ज्यादा जिलों में 5G सर्विस पहुंचाई है। और ये 5G टेक्नोलॉजी हमने कहीं से उधारी नहीं ली, इंपोर्ट नहीं की है, बल्कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। आज भारत में हर गांव, हर गली में डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगा है। अमृतसर से लेकर आइजॉल तक आपको 10 रुपये का भी कुछ खरीदना हो तो आप उसका डिजिटल पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की बदौलत 13.5 करोड़ लोग बीते 5 साल में गरीबी से बाहर आए हैं। विनिर्माण और निवेश क्षेत्र में भारत की साख बढ़ी है। वहीं इंफ्रा विकास अद्वितीय हो रहा है, चाहे एक्सप्रेसवे हो या ग्रामीण सड़क या फिर तेजी से बढ़ता मेट्रो और रेल नेटवर्क। पिछले 9 साल में भारत ने जितनी रेल लाइनें बिछाई है, उनकी लंबाई 25,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब ये मैं 25,000 किलोमीटर बोलता हूं तो सिर्फ एक आंकड़ा जैसा लग सकता है कि चलो भाई 25,000 किलोमीटर हो गया होगा। आप ये समझिए कि इटली में, साउथ अफ्रीका में, यूक्रेन में, पोलैंड में, ब्रिटेन में जितना बड़ा रेल लाइनों का नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल लाइनें भारत ने पिछले 9 साल में बिछाई है। विरासत की उत्सवधर्मिता को भारत आज आगे बढ़ा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब मुश्किल वक्त में अपने देशवासियों का साथ नहीं छोड़ता।
मेरे परिवारजनों, आज का भारत भारत मां की किसी भी संतान का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। दुनिया में कहीं पर हो, भारत मुश्किल के समय में कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ता है, उसका साथ नहीं छोड़ता। और इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं। आपने देखा है, जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हम अपने हजारों बच्चों को सुरक्षित निकाल करके ले आए। जब अफगानिस्तान में हिंसा शुरू हुई तो भारत ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। इतना ही नहीं, हम अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप भी पूरी अदब के साथ भारत ले आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस के साथ व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों ने तय किया है कि रक्षा, सुरक्षा, ढांचागत निर्माण, कृषि, शिक्षा, नए एवं उभरते तकनीकी कौशल विकास के क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी रणनीतिक भागीदारी को मजबूती देंगे। पीएम ने अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कैटरीना साकिलारोपोउलोऊ के साथ भी मुलाकात की। उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 40 साल बाद यह है किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा। राजधानी एथेंस पहुंचते ही हवाई अड्डे पर गर्मजोशी देखने को मिली। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरापेत्रिस प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए पहुंचे। हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। अभिनंदन करने में प्रवासी भारतीय भी कहां पीछे रहने वाले थे। भारतीय परिधान में उत्साह के साथ होटल के बाहर बड़ी संख्या में इंतजार करते लोग। प्रधानमंत्री भी लोगों के बीच पहुंचे, अभिवादन स्वीकार किया। लोगों का जोश और उमंग देख प्रधानमंत्री भी अभिभूत। होटल के अंदर भी लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए और प्रधानमंत्री का स्वागत ग्रीस की परंपरा के अनुरूप। प्रधानमंत्री ने शहीद स्मारक पर सैनिकों के प्रति सम्मान जताया। ये स्मारक उन गुमनाम सैनिकों की याद में बनाया गया जो विभिन्न युद्धों में अब तक शहीद हो चुके हैं। इसके बाद ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना साकिलारोपोउलोऊ से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इस मौके पर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें ग्रीस ने इससे सम्मानित किया है। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैंने यह पुरस्कार स्वीकार किया और अपना आभार व्यक्त किया। भारत और ग्रीस के साझा मूल्य हमारी लंबी और भरोसेमंद पार्टनरशिप का आधार है। Honorable Prime Minister was conferred the Grand Cross of the Order of Honor, an award of the Greek government. He is the first foreign head of the government to receive this honor. इसके बाद मैक्सिमोस मेंशन में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता ग्रीस के प्रधानमंत्री कैरिकोस मित्सोताकिस के साथ। दोनों ही नेताओं ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने के लिए सहमति दी। भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे।
ग्रीस वैश्विक साझेदारी की दृष्टि से भी एक प्रमुख देश है। रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के अलावा नई उभरती हुई तकनीक, कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों ही देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के लिए दोनों नेता सहमत हुए। वहीं कृषि क्षेत्र में सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। इसके अलावा माइग्रेशन और मोबिलिटी पर जल्द ही समझौता करने को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों ही नेताओं ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का संकल्प जताया। दोनों देशों के बीच स्किल्ड माइग्रेशन को सुगम बनाने के लिए हमने जल्द ही एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया। हमारा मानना है कि अपने प्राचीन पीपल टू पीपल संबंधों को नया रूप देने के लिए हमें सहयोग बढ़ाना चाहिए। ग्रीस के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। ग्रीस ने भी रूस यूक्रेन के युद्ध से उपजे हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का पालन करने की बात कही। They are ready to proceed side by side in dealing with the challenges of our time, especially in a period of upheaval and war in Ukraine, facts which make it even more necessary to respect the UN Charter. अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धि पर खासकर चंद्रयान 3 की सफलता पर ग्रीस ने शुभकामनाएं दी। वहीं भारत की अध्यक्षता में आगामी G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर भी ग्रीस ने अग्रिम बधाई दी। एथेंस से मेघना देव और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और ग्रीस के बिजनेस फोरम की संयुक्त बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को और भी बढ़ाने को लेकर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत तेजी के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है और इसका मूल मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। भारत के पास न केवल डेमोग्राफिक ताकत है, हमारे युवा एस्पिरेशनल है, स्किल्ड हो रहे और साथ साथ मोबाइल भी है। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो भारत के अर्थव्यवस्था को ताकत देता है। देश के स्वरूप को बदलने के लिए मेरा मंत्र रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। हम इसी स्पिरिट से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि भारत निवेशकों के लिए रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहा है। संभावनाएं अपार हैं। सप्लाई चेन को लचीला और भरोसेमंद बनाने के लिए भारत का जोर है। रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। आज भारत के द्वारा विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह खुले हैं। रक्षा क्षेत्रों को भी खोला गया है। इसमें को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की बहुत संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ हमारे डिजिटाइजेशन के प्रयासों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी लगातार बढ़ रहा है। आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी है कि हमारी सप्लाई लाइन्स रेजिलिएंट हो और हमारे पार्टनर्स भरोसेमंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस विश्वविद्यालय में इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत और हिंदी के प्रोफेसर दिमित्रियोस वासिलियाडिस के साथ एथेंस विश्वविद्यालय के सामाजिक धर्मशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अपोस्टोनोस माइकडेलिस से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति पर अपने काम की जानकारी दी। इस दौरान भारतीय और ग्रीक विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग को गहरा करने की क्षमता और भारत ग्रीस सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ ग्रीस में आया और उसका इंटरेस्ट था, ज़्यादा इंटरेस्ट भारतीय दर्शन के लिए और संस्कृत, और किस कारण से यहाँ ग्रीस का विद्यार्थी इंटरेस्ट करते हैं भारतीय संस्कृति के लिए। मैं सोचता हूँ कि अच्छी तरह से इंडिया का नेता है और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी
He promotes the Indian culture abroad through yoga and music, and so he is doing a good work. It was great. I met the Prime Minister of Indian Republic, Mr. Modi. We discussed about the educational interrelationships between Greek and Indian universities, and we hope that we can promote this field further. We discuss about the historical relationships between these countries since the ancient times. Mr. Modi is a very well-known politician. India is a world power last decades, and always India has played a very important historical role in the global, and that role is continues, I could say. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस में ग्रीक शोधकर्ता संगीतकार कॉन्स्टेंटिनो कालिजिस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत के प्रति कॉन्स्टेंटिनोस कालिजिस के स्नेह और भारतीय संगीत और नृत्य के प्रति उनके जुनून की सराहना की। प्रधानमंत्री ने 27 नवंबर 2022 को मन की बात के 95वें संस्करण के दौरान उनका जिक्र किया था। उन्होंने ग्रीस में भारतीय संस्कृति को और अधिक लोकप्रिय बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की। श्री रघुनंदना दशरथ नंदना भद्राईश्वर रामा For me, maybe we have 100 years and more to see a leader like him. It is a miracle. It would be a blessing or a good luck for any country to have a leader like Narendra Modi ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस में इस्कॉन के प्रमुख गुरु दयानिधि दास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने 2019 में भारत में हुई अपनी मुलाकात को याद किया। उन्हें ग्रीस में इस्कॉन की गतिविधियों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। I am highly impressed by the Prime Minister Modi, and I think he's a saintly person, and this kind of persons is very much needed in the world, because if a leader is not a Krishna conscious, then how can lead other people? So I am highly impressed by his kindness and his vision. Of course, we know him since a long time. We had many interactions with him all over the world, and we love him very much. He's a very elevated person spiritually, and a big heart. Amongst the leaders, I love him the most, more than everybody else, because he's a devotee of Krishna. So he knows how to help people from all point of view. I am highly impressed, with the meeting with him. पीएम मोदी ने कॉन्स्टेंटिनोस कालिजिस की पुस्तक की संपादक सत्या कासिमी से भी मुलाकात की। My name is Satya Kasimi. It was such a big honor for us to have the chance to meet him. It is like a dream come true for us. He sets an example for the whole world, and I wish we had such politicians in our country too. He is, for me, like Mahatma Gandhi. He is great, just great. आतिथ्य में उपहार का बेहद अहम स्थान है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। क्या उपहार भी अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक संबंधों में महत्वपूर्ण है? ये साबित हुआ साल 2014 के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मेहमानों और मेज़बानों को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहरों और परंपराओं के प्रतीकों का उपहार भेंट करते हैं। कूटनीति की भाषा में भले ही इसे गिफ्ट डिप्लोमेसी कहा जाए, लेकिन इसमें भारत गौरव भी है और विरासत भी। पीएम मोदी ने विदेशी नेताओं को हमेशा ऐसी चीज़ें भेंट की हैं जो भारतीय संस्कृति और विरासत की पहचान रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के राष्ट्रपति को तेलंगाना की विशेष बीदरी सुराही भेंट की।
बीदर का 500 वर्ष पुराना फारसी शैली में बना बीदर सुराही एक विशुद्ध भारतीय आविष्कार है जो चांदी व अन्य मिश्र धातुओं से निर्मित है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस को प्रागैतिहासिक काल से संबंधित ढोकरा कलाकृति भेंट की। इस आकर्षक कलाकृति का नाम धोकर दामर के नाम पर रखा गया है, जो देश के मध्य और पूर्वी हिस्से से संबंधित एक खानाबदोश भारतीय जनजाति है। ढोकरा कला अधिकांशतः हिंदू देवी देवताओं और विभिन्न जानवरों की मूर्तियों पर आधारित होती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के पीएम की पत्नी को मेघालय का शॉल उपहार में दिया। इस शॉल का कपड़ा कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसे खसी और जयंतिया राजाओं द्वारा अपने शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में माना जाता था। मेघालय की जनजातियों द्वारा सदियों से बुना जाने वाला ये शॉल बेहद कलात्मक और बेशकीमती माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अगस्त को बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क का दौरा करेंगे। वो दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद बेंगलुरु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री को चंद्रयान 3 मिशन के निष्कर्षों और प्रगति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी है। रोवर ने सफलतापूर्वक 8 मीटर की दूरी तय कर ली है। साथ ही रोवर के दोनों पेलोड चालू हो गए हैं। रोवर के अलावा लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के पेलोड अपना काम कर रहे हैं। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। भारत के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 के तहत रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर अपनी आगे की यात्रा पर निकल चुका है। इसरो ने शुक्रवार को लैंडर से रोवर प्रज्ञान के निकलने का नया वीडियो जारी किया है। लैंडर से निकलने वाले रैंप के 2 हिस्से हैं, जिससे रोवर नीचे धीरे धीरे उतरा। विक्रम लैंडर पर लगे कैमरे द्वारा लिए गए वीडियो में रैंप के तेजी से खुलने और फैले हुए सौर पैनल को देखा जा सकता है। इसके बाद रोवर धीरे धीरे रैंप से नीचे जाते चंद्रमा की सतह को छूते और आगे बढ़ते देखा गया। चंद्रमा की धरती पर रोवर के पहिए के निशानों के साथ साथ सौर पैनल के साथ रोवर की छाया भी देखी जा सकती है। रोवर के पहियों पर इसरो का लोगो और राष्ट्रीय प्रतीक उकेरा गया है, ताकि यह घूमते समय चंद्रमा की जमीन पर अपनी छाप छोड़ सके। चंद्रयान 3 मिशन में कुल 26 डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म हैं, जिसे बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर पर विकसित किया गया। चंद्रयान 3 का लैंडर बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सुरक्षित रूप से उतरा था। उतरने के एक दिन बाद लैंडर के 3 पेलोड ILSA, रंभा और चेस चालू हो गए। ये पेलोड चंद्रमा की सतह का विश्लेषण, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय तरंगों का मापन, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने जैसे प्रयोगों को अंजाम देगा। इसरो के अनुसार सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर हैं और सभी प्रणालियां सामान्य हैं। लैंडर और रोवर का मिशन जीवन 1 चंद्र दिवस या 14 पृथ्वी दिवस है। 2 सप्ताह के भीतर रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर पूर्व निर्धारित प्रयोगों को अंजाम देगा। रोवर में 2 पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगे हैं, जो कि लैंडिंग स्थल के आसपास की मौलिक संरचनाओं की जानकारी जुटाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा कि चंद्रयान 3 मिशन द्वारा एकत्र किए गए डेटा के नतीजे पूरी वैज्ञानिक बिरादरी और मानव जाति की मदद करेंगे। चंद्रयान 3 ने अपनी गतिविधि प्रारंभ की है। मैं मानता हूं कि उससे जो नतीजे निकलेंगे वो पूरी साइंटिफिक फैटर्निटी को और मानव जात को चंद्र के संबंध में जो उसकी जिज्ञासाएं हैं और लोग जो भावी प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत उपयोगी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतरते देखा था। इसके बाद उन्होंने इसरो प्रमुख S सोमनाथ को फोन करके बधाई दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार शनिवार सुबह 8:45 पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिले। विस्तार में रीवा से विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, बालाघाट से विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और खरगापुर से विधायक राहुल लोधी मंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवराज मंत्रिमंडल में 35 में से 4 पद खाली हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा 30 मंत्री हैं। अब चुनाव आचार संहिता लगने के करीब 1.5 महीने पहले 3 नए चेहरों को शपथ दिलाई जा रही है। पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। राहुल सिंह लोधी एक बार के विधायक हैं। वो 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। ब्रिक्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक संक्षिप्त मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि दोनों नेता वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डिसएंगेजमेंट की कोशिशों को तेज करने के लिए अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने पर सहमत हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर लगी थी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई, लेकिन इस मौके पर एक संक्षिप्त मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं से चीन के राष्ट्रपति को अवगत कराया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के साथ संवाद में भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति स्थापना की जरूरत पर बल दिया। खास बात यह रही कि दोनों नेता अपने संबंधित अधिकारियों को सैनिकों की शीघ्र वापसी और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमत हुए। In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. चीन के साथ संबंधों को लेकर भारत इस बात को स्पष्ट करता रहा है कि एलएसी से जुड़े अनसुलझे मुद्दों का जल्द समाधान होना चाहिए। इस सिलसिले में दोनों देशों के बीच संवाद की प्रक्रिया भी जारी है। पिछले ही दिनों दोनों देशों ने कोर कमांडर स्तर की वार्ता के 19वें दौर में एलएसी से जुड़े मसलों पर विचार विमर्श किया था। दोनों पक्षों के बीच पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर शेष मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा हुई थी। नेतृत्व द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप उन्होंने खुले और दूरदर्शी तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया था। दोनों शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए थे। इस दौरान दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए थे। इस बीच कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने में भी लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एलएसी को लेकर फिर दिए गए बयान पर भाजपा ने एक बार फिर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी का चीन से ये रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। चीन को लेकर राहुल की बयानबाजी नई नहीं है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने लद्दाख में ऐसा ही एक और विवादित बयान दिया था। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस भारतीय सेना की वीरता का अपमान करती रही है।
भाजपा का आरोप है कि राहुल के ऐसे बयान एलएसी पर खड़े वीर सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठाने जैसा है। फिलहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन ब्रिक्स में हुई बातचीत के बाद ये साफ हो गया है कि दोनों देश जल्द ही सैनिकों की शीघ्र वापसी के बारे में कदम उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं देश में जारी G20 बैठकों की। जयपुर G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को सकारात्मक रुख के साथ समाप्त हुई। आउटकम दस्तावेज मोटे तौर पर लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए व्यापार और निवेश और MSME को एकीकृत करने के बारे में बात करता है, जिसका अर्थ कागज रहित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के साथ वैश्विक व्यापार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की बात वहां पर होती है। हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। विश्व व्यापार संगठन में सुधारों पर विचार विमर्श करते समय G20 काउंटी और 10 आमंत्रित देश मोटे तौर पर 3 बिंदुओं पर सहमत हुए। इसमें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के मानचित्रण, MSME को एकीकृत करने और व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए सामान्य ढांचा शामिल है। We all recognize that MSMEs have limited ability, given their small size, to have full access to information, finance, market sensitive data points, and therefore, whilst they can contribute much more to economies, they remain constrained in their ability. We have agreed to strengthen the Global Trade Help Desk, which is implemented by the ITC, UNCTAD and WTO, and continuously upgrade it so that it becomes more inclusive and provides very rich data for our MSMEs, and all the member countries and invited countries and institutions have welcomed this action plan to strengthen information flow for our MSMEs. ये पहली बार था कि मध्य पूर्व एशिया का प्रतिनिधित्व काफी बड़ा था। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और ओमान को G20 में आमंत्रित देशों के रूप में शामिल किया गया। Prime Minister Narendra Modi invited 3 more countries, Oman, the United Arab Emirates and Egypt, to join as invited countries. It's for the first time that 4 countries from this region are a part of the G20 deliberations. It shows Prime Minister Narendra Modi's and India's collaboration and commitment to working closer together with this region. It also demonstrates the deep friendship and brotherhood between the countries in the Middle East and India. यूक्रेन युद्ध सहित भू राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के अधिकृत लचीलेपन के लिए G20 देशों के बीच सहयोग पर सहमति बनी। लेकिन भारत और विकासशील दुनिया के लिए MSME भविष्य है। G20 की चौथी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की मीटिंग जयपुर में 2 दिन तक चली और इसका समापन हुआ जयपुर कॉल के आह्वान के साथ। वाणिज्य मंत्री का कहना है कि MSMEs का इंटीग्रेशन जो विश्व व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ को इसका फ़ायदा होगा। कैमरामैन मोहित के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, जयपुर। G20 की बैठकों के दौर के तहत नई दिल्ली में आज बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। ये बैठक 3 दिन चलेगी। वहीं वाराणसी में संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक चल रही है। दोनों बैठकों पर ये रिपोर्ट देखिए। देश में G20 शिखर सम्मेलन से पहले G20 की अलग अलग बैठकों का सिलसिला जारी है। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और कारोबार जगत के शीर्ष नेता वैश्विक स्तर पर व्यवसायों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को विशेष सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन के पहले दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में सतत वैश्विक आर्थिक सुधार बात करने का मुद्दा होगा। भले ही सभी अर्थव्यवस्थाएं कोविड महामारी से बाहर आने और उसके बाद सुधार आदि की कोशिश कर रही हैं, लेकिन विकास को बनाए रखना मुख्य प्रश्न बनता जा रहा है। Quickly diversify our supply chains, well-functioning international markets with resilient and efficient supply chains are the ones who can help us in sustaining our growth. B20 बैठक पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि हम B20 की सिफारिशों की जांच करेंगे। भारत में सबसे अच्छी B20 बैठक हुई है। रिकमेंडेशंस आए हैं B20 से, बहुत ही अच्छी चर्चा रही है। जो इनके रिकमेंडेशंस आए हैं इसको हम लोग एग्जामिन करेंगे, आगे ले जाएंगे। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये B20 बहुत ही शानदार तरीके से हुई है और जितनी भी G20 हुई हैं अभी तक उनमें से सबसे अच्छी B20 इंडिया में हुई है। सम्मेलन में कारोबार जगत के तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। The task forces worked on the themes of global economic recovery, inclusive global value chains for resilient trade and investment, financial inclusion for economic empowerment, digital transformation, collaborative work in technology, innovation and research, and future of work that is required in terms of skilling and mobility, and finally energy, climate change and resource efficiency. सारी दुनिया में इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स हों और बिजनेस के अंदर और प्रोस्पेरिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, ताकि जो डिस्पैरिटी है इस समय दुनिया के अंदर वो कम हो पाए। वाराणसी में शुरू हुई भारत की G20 की अध्यक्षता में संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक में G20 सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मसौदा घोषणा पर चर्चा जारी है। बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संबोधित करते हुए कहा है कि संस्कृति विश्व को जोड़ने का काम करती है। भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा इसमें पथ प्रदर्शक साबित होगी। संस्कृति है वो सबको जोड़ती है, क्योंकि एक मनुष्य का जो व्यवहार है या अस्तित्व है उसमें अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना, पहचानना और लोगों की उस कला, सभ्यता, संस्कृति का मान रखना, ये अगर व्यक्तियों में आ जाए, देशों में आ जाए तो बहुत सारी समस्याओं के हल तो खुद ब खुद निकल आएंगे। और जब भारतीय प्रेसिडेंसी रही G20 की तो उसमें कल्चर वर्किंग ग्रुप के ऊपर बहुत दारोमदार रहा। अगले महीने 9-10 तारीख को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले इन बैठकों में तमाम अहम मुद्दों पर मंथन हो रहा है। वाराणसी से चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। G20 समिट के दौरान दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कई प्लान तैयार किए हैं। देश के साथ साथ विदेशी एजेंसियों के साथ भी दिल्ली पुलिस संपर्क में रहेगी। दिल्ली के 10,000 से ज़्यादा जवान हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। G20 समिट में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा एक बड़ा विषय है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट से लेकर विदेशी मेहमानों के होटल और भारत मंडपम तक सुरक्षा बेहद सख्त रहेगी। दिल्ली पुलिस के IPS अफसरों के नेतृत्व में अलग अलग टीमें G20 समिट की सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगी। दिल्ली पुलिस के 10,000 से ज़्यादा जवान दिन रात सुरक्षा के काम में लगे हुए हैं। दिल्ली में जिन जगहों पर विदेशी मेहमान जाएंगे वो पूरा इलाका CCTV से लैस रहेगा। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से संवेदनशील जगहों पर निगाह रखी जाएगी। G20 का समिट दिल्ली में हो रहा है तो दिल्ली पुलिस भी बहुत इसमें प्राइड महसूस कर रही है कि इसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। तो बहुत सारे इलेबोरेट प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। एक नंबर से जहां से वह लैंड करेंगे IGI एयरपोर्ट पर, वहाँ से उनका कारकेड है जब उनको लेके उनके प्लेस ऑफ स्टे पर जाएगा, वहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी का, उसके बाद प्लेस ऑफ वेन्यू का। दिल्ली पुलिस लगातार इसके लिए रिहर्सल भी कर रही है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। विदेशी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में है। सुरक्षा की बात करें तो बायोकेमिकल वेपन से लेकर मिसाइल हमलों तक से सुरक्षा का इंतजाम रहेगा।
सम्मेलन के दौरान 24 घंटे दिल्ली में हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी। प्रगति मैदान में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम रहेगा। दिल्ली और गुरुग्राम के कई होटलों की छत पर हेलीकॉप्टर रखने की व्यवस्था रहेगी। जिन होटलों में कंट्री हेड ठहरेंगे वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी डीसीपी की रहेगी। दिल्ली यमुना के इलाकों पर पुलिस की पूरी निगाह रहेगी। 8, 9 और 10 सितंबर को आसमान में हेलीकॉप्टर समारोह स्थल से लेकर पूरे रूट पर निगाह रखेंगे। दिल्ली से लगे राज्यों के बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की विशेष निगाह रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई स्तर पर और कई प्लान दिल्ली पुलिस के पास रहेंगे। बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो और बहुत सारे डेलीगेट्स। तो इन सभी को कैटर करने के लिए बहुत सारी फोर्स भी लगी हुई है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम इस तरह से किया जा रहा है ताकि लोगों को कम से कम परेशानी उठानी पड़े। 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के ज़्यादातर संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर भी निगाह रखे हुए है ताकि कोई माहौल खराब करने या भड़काने की कोशिश करे तो उस पर तुरंत लगाम लगाई जा सके। G20 समिट के दौरान सुरक्षा के ऐसे इंतजाम होंगे जो आपने न पहले कभी देखे होंगे और न कभी सुने होंगे। आसमान से लेकर जमीन तक, बायोकेमिकल वेपन से लेकर मिसाइल अटैक तक से निपटने की तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 30 से 40 ऑफिसर देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ विदेशी सुरक्षा एजेंसियों के भी लगातार संपर्क में हैं ताकि इस ऐतिहासिक मौके पर किसी भी तरह की चूक ना हो। कैमरामैन राहुल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। G20 की तैयारियां जोरों पर हैं। G20 को लेकर NDMC क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी किया गया। यहां 12 प्रमुख स्थानों पर 20 मूर्तियां स्थापित की गई हैं तो वहीं 11 मुख्य स्थानों पर आकर्षक पानी के फव्वारे देखे जा सकते हैं। और क्या तैयारियां की हैं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने NDMC उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय से। G20 को लेकर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने किस तरह की तैयारियां की हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NDMC के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी। सर, किस तरह की तैयारी की है NDMC ने? देखिए, हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। सभी हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे तो उसके लिए NDMC लगभग 1 साल से उसके तैयारी में लगी है। और उस तैयारी के लिए हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने लार्ज स्केल पर नई दिल्ली नगर पालिका को ग्रीन करने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। ऐसे ही हमारा सिविल डिपार्टमेंट है जिसने रोड्स को और जो स्कल्पचर्स लगे हैं वो उसकी तैयारी की है। हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उसने एक अलग तैयारी की है। जहाँ तक मैं अब हॉर्टिकल्चर की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ हमारी जो ऑटोमेटिक नर्सरी है, उस नर्सरी में ही हमने 7 से 8 लाख पौधे तैयार किए हैं। हमारी 32 रोड हैं जिन पे हमने ग्रीन बेड पूरी तरह से बनाया है। लगभग 3000 बड़े पौधे हमने लगाए हैं। लगभग 28,000 सैपलिंग, उससे ज़्यादा हम रोड्स पर लगा चुके हैं। साइड रोड्स हैं, सेंट्रल वर्ज हैं, इस सब पर हमने बहुत सारे प्लांट लगाया है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो मूवेबल प्लांट हैं कि जहाँ देश की राजधानी दिल्ली में सितंबर के पहले हफ्ते में G20 समिट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन सहित 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। उनकी सुरक्षा के साथ ही दिल्ली में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने आज ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक दिल्ली की कई सड़कें 3 दिन के लिए आम आदमियों के लिए बंद रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने सख्त सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। वाहनों की गतिविधियों के साथ साथ आम लोगों की बेरोक टोक आवाजाही पर पुलिस का सख्त पहरा होगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा एहतियात के साथ साथ परिवहन व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को स्पेशल CP ट्रैफिक SS यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान बताया कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली का इलाका पूरी तरह से प्रतिबंधित जोन में होगा। 7 और 8 सितंबर की रात से दिल्ली में प्रतिबंध लागू हो जाएगा। प्रतिबंध के दौरान दिल्ली में डीटीसी और निजी वाहनों की आवाजाही सहित यातायात के अन्य साधनों पर भी व्यवस्था बनाए रखने के हिसाब से प्रतिबंध होगा। स्पेशल सीपी ट्रैफिक एसएस यादव ने बताया कि दूसरा बड़ा प्रतिबंध वाणिज्य वाहनों पर होगा। विशेष रूप से भारी वाणिज्य वाहनों का दिल्ली के अंदर आवागमन प्रतिबंधित होगा। दिल्ली की सीमाएं भी भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए सील की जाएंगी। हालांकि आपात सेवा जैसे खाने पीने की वस्तुएं, स्वास्थ्य व अन्य जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रखा जाएगा। आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को दिल्ली में मूवमेंट की इजाजत होगी। एम्बुलेंस, चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। चिकित्सा की आवश्यकता है तो लोग परिवहन के किसी भी माध्यम से यातायात के जरिए अस्पताल आ जा सकते हैं। एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाए जाएंगे। दिल्ली में आने वाले सैलानियों और दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, कौन से रास्ते खुले हैं की जानकारी लगातार दी जाएगी। ऐसे लोगों को गाइड करने के लिए पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। नई दिल्ली आने के लिए मेट्रो चलती रहेगी, जिससे कोई भी आ सकता है। नई दिल्ली का जो कंट्रोल्ड जोन को बाईपास करते हुए विभिन्न वैकल्पिक मार्ग आपको हर जगह जाने के लिए, चाहे आप बस से जाना चाहते हैं, चाहे आप कार से जाना चाहते हैं, आप मेट्रो से जाना चाहते हैं, वो जो कंट्रोल्ड जोन है एनडीएमसी एरिया का, उसको बाईपास करते हुए विभिन्न वैकल्पिक मार्ग विस्तार से जो है निर्देशिका में बताया गया है, आप उनको फॉलो कीजिए। केरल के वायनाड जिले में मनाथावाडी के पास एक जीप के खाई में गिरने से 9 महिलाओं की मौत हो गई और चालक सहित 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जीप में सवार सभी लोग वायनाड के चाय बागान कर्मचारी थे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के इलाज सहित सभी उपायों के समन्वय और अन्य आवश्यक चीज़ों का ध्यान रखने के निर्देश दिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले माह भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत नहीं आएंगे। रूस की ओर से शुक्रवार को औपचारिक घोषणा की गई कि अगले महीने भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं होंगे। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन भारत में सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए यात्रा की योजना नहीं बना रहे हैं। फिलहाल उनका मुख्य जोर एक विशेष सैन्य अभियान पर है। पुतिन ने हाल ही में जोहानिसबर्ग में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से भाग लिया था। भाड़े के सैनिकों वाले रूसी वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि उनकी मौत एक हादसा है। उन्होंने सरकार की तरफ से किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया है। वहीं रूस ने क्रीमिया में 42 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को एक निजी विमान में सवार 10 लोगों में प्रिगोजिन थे और हादसे में सभी की जान गई है। इसलिए माना जाना चाहिए कि प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। प्रिगोजिन की निजी सेना के लड़ाके इस समय न केवल यूक्रेन के विरुद्ध मोर्चा संभाले हुए हैं, बल्कि वो सीरिया व लीबिया समेत कई अफ्रीकी देशों में मौजूद हैं। जून में रूसी सेना के विरुद्ध प्रिगोजिन के विद्रोह के बाद सभी अपने भविष्य को लेकर आशंकित थे, लेकिन अब प्रिगोजिन की मौत से सहम गए हैं। हंगरी के बुडापेस्ट में चले रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के अपने पहले प्रयास में 88.77 मीटर रिकॉर्ड किया, जो सीजन का सर्वश्रेष्ठ भी है। इसके साथ ही नीरज ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। फाइनल मुकाबला 27 अगस्त को खेला जाएगा। इस चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में नीरज चोपड़ा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। इस बार देश को नीरज से स्वर्ण पदक की उम्मीद रहेगी। भारत के एचएस प्रणॉय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत विजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को 3 गेम तक चले मुकाबले में शिकस्त दी। प्रणॉय ने पहला गेम 13-21 से हारने के बाद मुकाबले में वापसी की। भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे और तीसरे गेम को आसानी से जीतकर मुकाबले को 13-21, 21-15, 21-16 से अपने नाम करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जीत के साथ प्रणॉय ने एक पदक पक्का कर लिया है। वो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 5वें पुरुष एकल खिलाड़ी बन गए हैं।
चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 634 सदस्यीय दल हिस्सा लेने जा रहा है। खेल मंत्रालय ने 634 सदस्यों के हिस्सा लेने को मंजूरी दी है। भारतीय एथलीट 38 स्पर्धाओं में हिस्सा लेते दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा 65 खिलाड़ी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की अगुवाई में एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे। वहीं रोइंग में 33, निशानेबाजी में 30 और कुश्ती में 18 सदस्यीय दल पदक के लिए जोर आजमाइश करता दिखाई देगा। इस बार के एशियाई खेलों में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। भारत की पुरुष और महिला टीम इसमें हिस्सा लेगी। पिछली बार 2018 में हुए एशियाई खेलों में भारत ने 16 स्वर्ण सहित कुल 70 पदक जीतने में सफलता पाई थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।